नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। डोनाल्ड ट्रंप का मुस्लिम देशों पर अचानक से प्रेम उमड़ा है या फिर ट्रंप कोई खौफनाक साजिश रच रहे हैं। खबरें गर्म है कि ट्रंप अब मुस्लिम देशों पर अचानक से मेहरबान हो रहे हैं। तुर्की और सीरिया को प्रतिबंधों में बड़ी राहत उनकी तरफ से दी जा रही है। पहले सीरिया और अब उसके बाद जब नेटो का मंच तुर्की में सजा हुआ है तो तुर्की भी आ गया है। मुस्लिम देशों पर ट्रंप किस तरीके से मेहरबान है, सबसे पहले आपको वो बता देती हूँ। दरअसल ट्रंप ने तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन को एक बड़ा तोहफा दिया है। तुर्कियों पर लगे जो भी प्रतिबंध थे उन्हें हटाने का उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है। रूस से डिफेंस सिस्टम खरीदने के कारण प्रतिबंध तुर्की पर लगाए गए थे, लेकिन अब उन्हें बंदिशों से आजाद किया गया है। तुर्की के F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम में वापसी की राह आसान हो गई है और सीरिया को भी राहत देने पर विचार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की सूची से सीरिया बाहर होगा और सीरिया के साथ जिस तरीके से वो हाथ मिलाते हुए नजर आए थे, वहां के राष्ट्रपति जो कल तक उन्हें आंखों में चुभते थे, अब वो आंखों के तारे हो गए हैं। वो सीरिया के राष्ट्रपति के साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि इस दरिया दिली के पीछे छिपी है एक गहरी चाल। ट्रंप का असली निशाना कोई और नहीं बल्कि ईरान है। ट्रंप ने ईरान पर बड़े और निर्णायक हमले की पटकथा लिखनी शुरू कर दी है और इस महायुद्ध से पहले वो मुस्लिम जगत की घेराबंदी को शांत करना चाहते हैं। तुर्की और सीरिया को राहत देना इसी मास्टर प्लान का हिस्सा भी है, ताकि जब ईरान पर बारूद बरसे तो कोई भी दूसरा मुस्लिम देश ट्रंप की तरफ उंगली उठाने की जरूरत ना कर सके। और ये मेहरबानी नहीं है बल्कि ईरान को अलग थलग करने की सोची समझी कूटनीति है। एक तरफ राहत का मरहम, दूसरी तरफ तबाही का सामान। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम देशों पर ट्रंप मेहरबान, निशाने पर ईरान। यूएस से तुर्की सीरिया को राहत, ईरान से जगी चाहत। तुर्की सीरिया प्रतिबंधों से आजाद, युद्ध में यूएस के साथ। मुस्लिम देशों को रिझाया, ईरान के विरुद्ध ट्रंप साथ लाया। आतंकी लिस्ट से सीरिया बाहर, ईरान के सामने ट्रंप कायम। तो चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप पहले इस्लामिक उम्मा को साध रहे हैं ताकि ईरान पर हमला होने पर मुस्लिम दुनिया एकजुट ना हो, ईरान के साथ खड़ी नजर ना आए। करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। कर्नल एस के मलिक, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। इमरान खोखर, ईरान मामलों के जानकार हैं। भरत भरई, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। निपुण आलम बयान, विदेश मामलों के जानकार हैं। निपुण आलम बयान जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करूंगी। आखिरकार ये विदेश मामलों में क्या जानकारी हमें अब अर्जित कर लेनी चाहिए कि कभी तुर्किया को साथ लिया जाएगा, कभी सीरिया को साथ लिया जाएगा और उसके बहाने ईरान को घेर लिया जाएगा? देखिए मीनाक्षी जी, आपका बड़ा सुंदर प्रश्न है और मैं शुरुआत में देखा कि ओपनिंग में भी आपने बात को कही। देखिए, अमेरिका की अभी पूरी स्ट्रेटजी ये है कि हम ईरान को आइसोलेट करें ताकि ईरान को किसी भी तरह का बैकअप या सपोर्ट न मिले, ताकि ईरान का जिस प्रकार का रवैया रहा अमेरिका को लेकर, हम ईरान को एकदम घुटनों पे ला दें या ईरान को सरेंडर करने की पोजीशन में लाएं। अब उसमें देखिए, उसके परंपरागत जो रहे हैं, जैसे ट्रेडिशनल पार्टनर रहे हैं, सऊदी है, यूएई है, सब देश है, उनको तो साथ ही रहा है, लेकिन साथ में जैसे टर्की और पाकिस्तान, इनको बड़े कोऑपरेशन की तरह देख रहा है। पाकिस्तान तो लगातार आप जान ही रहे हैं कि चाहे वो मीडिएटर की भूमिका की हम बात करें, उसको लेकर भी अमेरिका लेकर चल रहा है। साथ ही हम देखें कि पाकिस्तान के साथ में ये भी जानता है कि ईरान का जो बॉर्डर शेयर करता है वो पाकिस्तान के साथ करता है। यानी कि कल को अगर हमको ईरान में बड़े ऑपरेशन करने होंगे तो पाकिस्तान की जमीन का प्रयोग अमेरिका करेगा ईरान के लिए, तो इसलिए पाकिस्तान का इंपोर्टेंस हो जाता है। टर्की जो है वो नाटो का मेंबर है, तो टर्की के बहाने वो नाटो को साधने का प्रयास करेगा। लेकिन अभी इन दिनों हुआ क्या है कि जो एक अमेरिका की स्ट्रैटेजी रही, उसको लेकर एक बहुत ज्यादा उत्साह जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट में नहीं है। चाहे वो सऊदी हो, यूएई हो, इस प्रकार से हमले हुए इन देशों के ऊपर, तो इन देशों को इनका देखकर इनको लगा
कि अमेरिका का जो एक डिफेंस सिक्योरिटी वाला जो पैटर्न था वो कहीं ना कहीं फेल हुआ है और हमको अमेरिका पर केवल बिलीव नहीं करना है। तो यहाँ अमेरिका दोबारा फिर अपने आप को मजबूत करने का प्रयास, ताकि अमेरिका को लेकर किसी भी तरह का जो एक संशय फैला है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर वो मजबूत हो और हम ईरान के अगेंस्ट एक मजबूत कार्रवाई के रूप में देखें। तो मुझे लगता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं ईरान को आइसोलेट करने, पुराने पार्टनर के साथ नजदीकी बढ़ाने और साथ ही नए क्या संभावनाएं हो सकती हैं उनकी तलाश में मुझे अमेरिका लग रहा है। जी अब पूछते हैं भरत भरई जी, आखिरकार क्या चल रहा है अमेरिका के मन में? जी जी मुस्लिम वर्ल्ड में डिवाइड तो पहले भी था, शिया और सुन्नी का। कभी 60 साल पहले हाफिज अल असाद जो सीरिया के एयरफोर्स के कमांडर थे, उन्होंने सत्ता कब्जी कर ली थी सीरिया में। लेकिन सीरिया की पॉपुलेशन 70% सुन्नी थी और ये जो हाफिज अल असाद थे वो अलावाइट शिया थे। तो वहाँ भी एपरथाइड जैसा चल रहा था कि 14% अलावाइट शिया, दे वर रूलिंग ओवर 70% सुन्नी मुस्लिम। उसके बाद उसका बेटा बशर अल असाद आया, उन्होंने भी कहीं आतंक मचाया था। हमारे शिकागो में काफ़ी सुन्नी लोग रहते हैं सीरिया से, मेरे दोस्त भी है। तो हमेशा सीरिया की बात हो रही थी और हमारे जो एक पार्टनर है उसके पिता सीरिया में मर गए तो वो गया भी नहीं, बोलता था कि ये बशर अल असाद हमको मार डालेगा, हमको जेल में डाल डालेगा। तो अभी जो अल शरा आए हैं वो सुन्नी है, उन्होंने सत्ता कब्जे कर लिए है। अब आप देखो ईरान जो आतंक मचा रहा था, लेबनान की बात करता है, तो ईरान सीरिया से लेकर जमीन तक, क्योंकि सीरिया की बॉर्डर लेबनान के साथ आती है, तो सब जो शिया मुस्लिम थे लेबनान के, जो हस्बुल्ला हो गए हैं, उसको मदद आम सब कुछ जाता था ईरान से सीरिया और सीरिया से लेबनान। अब वो बंद हो गया है। और ट्रम्प क्या कर रहे हैं, और उसमें सऊदी अरेबिया का काफ़ी हिस्सा है। सऊदी अरेबिया ने अल शरा जो सुन्नी मुस्लिम है उसके साथ दोस्ती कर ली है, उनको पैसे भी देते हैं और ट्रम्प को मनाते हैं कि सीरिया को अपना दोस्त बना ले। अब सीरिया ने ईरान से जो शस्त्र जाते थे हस्बुल्ला को बिल्कुल बंद कर दिया है। हमारे जो पार्टनर है डॉक्टर जानो, वो बोल रहे थे कि जब हस्बुल्ला भागकर सीरिया आते थे इजराइल के अटैक के दरमियान, तो उन्होंने आने नहीं दिया सीरिया में, बोला कि नहीं आप जो कुछ करना है लेबनान कर करो, नहीं आने देंगे। तो इसीलिए सीरिया को अब सुन्नी कैंप में और सऊदी अरेबिया के कैंप में ले जा रहे हैं। तो ईरान को बहुत नाराज़ी है क्योंकि उसका रास्ता हस्बुल्ला को सप्लाई करने का बंद हो गया है। तो ये स्ट्रेटजी है सीरिया के लिए। तो सीरिया के साथ भी हाथ मिला लिया है, तुर्की पर भी मेहरबान नजर आ रहे हैं। इमरान खोखर जी, आपकी मुश्किलें तो फिर ईरान में बढ़ने वाली हैं, बढ़ तो अभी गई हैं। देखिए, ईरान तो इस तरह की मुश्किलों में पिछले 46 साल से था, लेकिन ईरान कभी परेशान नहीं रहा। ठीक है, आइसोलेट करने की आपने कोशिश की पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन उन्हीं प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने अपने आप को सरवाइव किया, सस्टेन किया, और आज ईरान उस पावर पे पहुंच चुका है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी मिलिट्री पावर, दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमी और दुनिया के दो न्यूक्लियर स्टेट पावर भी पिछले तकरीबन 120 दिन तक उनसे लड़े। और क्या निकला अंत में ये निकला कि आपको जो 14-15 पॉइंट प्रोग्राम आपने जो साइन किया था, एक सरेंडर डॉक्यूमेंट था एक तरीके से देखा जाए फॉर द अमेरिका, वो आपको साइन करना पड़ा। अब जब आपको एहसास हुआ कि ईरान ने तो इसमें गेन किया है, टोटल जो विन विन सिचुएशन है वो ईरान के लिए है, अमेरिका के लिए तो नहीं है, तब आपने एक नई कहानी रची कि नाटो को फिर से इकट्ठा कीजिए, क्योंकि आइसोलेट जो हुआ था इस पूरे वॉर के दौरान वो अमेरिका और इजराइल हुए थे। दुनिया का कोई देश, ईयू उनके साथ नहीं, नाटो उनके साथ नहीं, एशिया के देश उनके साथ नहीं, जीसीसी का एक कंट्री उनके साथ ताकत से खड़े होने को तैयार नहीं। तो अब इन्होंने बाड़ाबंदी शुरू की, सब लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि हमने अपने आसपास जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं उनको खड़ा किया जाए। अब सीरिया के अल शरा जो पिछले साल भर पहले तक अमेरिका के लिए मोस्ट वांटेड आतंकी थे, जिनके ऊपर तकरीबन 80 करोड़ का उन्होंने इनाम घोषित किया हुआ था, उस सीरिया के अल शरा साहब जो है वो अब उनके लिए दोस्त हो गए, क्योंकि उनको ईरान से लड़ना है। उनके सारे प्रतिबंध हट गए, आतंकियों की लिस्ट में से उनको बाहर निकाल दिया।
तो जो अमेरिका चाहेगा वो दुनिया माने। ईरान, अमेरिका कल कहते कि दिन को रात कहे तो हमें रात कहना है, अमेरिका कल सूरज को चांद कहे तो हमें चांद कहना है, और जो उनकी बात नहीं मानेगा उसको कहीं ना कहीं प्रतिबंध झेलने, जो उनकी टेरिफ वॉर की बात नहीं मानेगा उनको प्रतिबंध झेलने, या फिर उनके ऊपर हमला हो जाएगा। क्यूबा उनकी बात नहीं मानेगा तो राष्ट्रपति उठा लेंगे, वेनेजुला बात नहीं मानेगा तो सैंक्शन लगा देंगे। कुछ भी, मतलब कुछ भी करना जो अमेरिका चाहे वो आपको मानना है। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके घर के बाहर 7th फ्लीट का जो है वो बेड़ा आके खड़ा हो जाएगा। दादागिरी जो है, वो डोमिनेंस जो है, वो इलीगल अथॉरिटी आपकी जो है वो ईरान ने खत्म की थी। एमओयू जो आपने साइन किया, वो एमओयू में साफ शब्दों में 5वें नंबर पॉइंट पे लिखा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ और ईरान विल मेक अरेंजमेंट फॉर द मेरीटाइम पैसेज ऑफ कमर्शियल वेसल्स। तो जब ये चीज आपने लिख कर दी थी तो वहां से निकलने वाले जितने भी वेसल्स है उनको अकॉर्डिंग टू ईरान अरेंजमेंट चलना है। नहीं चलेंगे तो उसके लिए कहीं ना कहीं ईरान को जो लीगल टर्म्स के अंदर कार्रवाई करनी पड़ेगी वो की जाएगी। कुल मिलाकर जब इनको लग रहा है कि हम पूरी दुनिया के अंदर ईरान को आइसोलेट नहीं कर पाए, हरा नहीं पाए, तो अब एक नई कहानी लेकर आए। उस कहानी के तहत फिर से इन्होंने युद्ध शुरू कर दिया है। लेकिन ये लोग वॉर मॉन्गरर हैं, ये लोग सीधी सी बात ये है कि उन्हें युद्ध करना था, वो युद्ध की सिचुएशन लेकर के आए, युद्ध किया जा रहा है। लेकिन कर्नल मलिक, अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान ने जिस तरीके से मालवाहक जहाजों पर हमले किए हैं उसकी वजह से हम ये करार तोड़ रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है? मीनाक्षी जी, देखिए, जब ये एमओयू साइन हुआ था पूरी दुनिया के अंदर इस बात की चर्चा थी कि ये ऑलमोस्ट ईरान के फेवर में वन साइडेड हो गया। लेकिन हम तब भी आपसे बात किया करते थे कि अमेरिका ने, जिसको आप सरेंडर कह रहे हो, अमेरिका इतनी जल्दी सरेंडर कैसे कर सकता है? ये एक उसकी एक चाल है। और चाल ये थी कि उसने 60 दिन का जो टाइम मांगा था वो इसलिए मांगा था कि इमीडिएटली हॉर्मुज को खुलवाइए। सीधी सी बात है, बड़ा क्रिस्टल क्लियर है कि उसके जीसीसी कंट्री जिनको वो डिफेंड नहीं कर पाया ईरान के खिलाफ, उसके ड्रोन से, मिसाइल से या सस्ते हथियारों से, वो एक मैसेज ये देना चाहता था कि ठीक है, जब मैं वहां पे सुरक्षा नहीं मिल पाई तो हम आपकी इकोनॉमी को ज्यादा कोलैप्स नहीं होने देंगे। और सऊदी अरब से लेके बहरीन और यूएई तक सब लोग ये कह रहे थे, क्योंकि हमारी तो पूरी की पूरी जितनी जीडीपी है, इकोनॉमी है, पूरा एनर्जी प्रोडक्शन के ऊपर है। और प्रोडक्शन करने का क्या फायदा जब उनका शिपमेंट नहीं हो पाएगा? आपने ये पूरा या गेटवे लगा दिया है इन्होंने। तो कहानी ये है कि इस बात को देखते हुए अमेरिका ने इसको जल्दी में, शायद मेरा ऐसा मानना है कि इसको साइन करके और एक कहा कि इसको खुलने दीजिए, प्रेशर वाल को रिलीज होने दीजिए, उसके बाद हम 60 दिन में बात करते रहेंगे। और ऐसी कोई बात आगे जहां हम एग्री नहीं कर सकते, अमेरिका तोड़ने के लिए स्वतंत्र है, वो तोड़ देगा, क्योंकि उसका हिस्ट्री भी यही है अमेरिका का। रही बात ईरान की, देखिए ईरान के हाथ में तो एक सोने की मुर्गी आई हुई है ना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जिसको कहते हैं। बात सही है, मैं न्यूट्रल होकर ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको एक डंडा लेके गेट पे बैठने से पैसे मिलते हो, गल्ला भर रहा है, तो फिर कौन छोड़ना चाहेगा इस बात को? ईरान ने आज से पहले हॉर्मुज की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई थी। इससे पहले भी हॉर्मुज बंद हुआ है पास्ट ईयर्स में, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। बात यह है कि अगर ईरान को अपने डैमेज का पैसा इतनी क्विक मनी चाहिए, जल्दी में चाहिए, इजी मनी चाहिए, तो इससे अच्छा मौका नहीं होगा कभी भी उसके लिए। इसीलिए वो इस पर जिद पड़ा रहा हुआ है कि मुझे यहीं पे इस पर कहूंगा, और हर शिपमेंट से 2 मिलियन बैरल से अगर मैं लगाऊंगा तो मेरे को पर डे का उनका 150 शिप्स आप लगा लीजिए। मैथमेटिक्स का कैलकुलेटर बिल्कुल सिंपल है। 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर $1 बिलियन बनते हैं, या हफ्ते भर के अंदर $1 बिलियन बनते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए कौन इसको इस इतने इजी हथियार को अपने पास से जाना चाहिए? लेकिन मैं ईरान को, देखिए, हम लोग जहां एनालिसिस कर रहे हैं, मेरा एक चीज मानना होता है, जब देश को कोई लड़ना होता है ना और उसके दूसरे के खिलाफ जीतना होता है, तो आपको इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग होना होता है। ये बात अमेरिका के फेवर में जाती है कि इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी है, मिलिट्री माइट है, और इसके साथ टेक्नोमाइट भी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो उसके प्रयास चल रहे हैं, ये बात सही है जो वक्ता कह रहे थे कि वो आइसोलेट करने की कोशिश में है। अब वो ईरान को इकोनॉमिकली स्क्वीज करेगा चारों तरफ। नेटो का मंच इसीलिए तो तुर्की में सजाया गया है, सीधी सीधी वजह यही है। नेटो का मंच तुर्की में सजाएंगे, वहां जाएंगे, नेटो के मंच से ये कहेंगे कि तुर्कियों पे लगे हुए ये सारे सैंक्शन हटा रहे हैं, तुर्की को अपने साथ लेकर के आएंगे भारत जी, और उसके बाद एक बार फिर से हमले की कोशिश का, साजिश का जो पूरा चक्रव्यूह है वो रचा जाएगा, और उसमें अमेरिका फिर से बलवान नजर आएगा। आपने मुझे पूछा? जी जी भारत जी। हाँ, ऐसा था, तुर्की तो नाटो का मेंबर कई साल से है। अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन जो है वो तुर्की में है,
और जब तुर्की ने S-400 रशियन मिसाइल्स को लिया, जैसे भारत ने भी लिया था, तो अमेरिकी कांग्रेस ने ऐसा बोला था कि जो भी कंट्री रशिया से वेपन लेंगे उसके पर कैट्सा के प्रतिबंध लगेंगे। भारत को भी प्रतिबंध लगते थे, लेकिन उन्होंने भारत को भी एग्जम्पशन दिया था। अब तुर्की को भी ये एग्जम्पशन दिया है। पहले उसके पर वो प्रतिबंध लगाए थे क्योंकि तुर्की S-35 की डेवलपमेंट में शामिल था। तो F-35 जो सबसे बड़ा लड़ाकू विमान है जिसका इस्तेमाल हो रहा है और इजराइल भी उसका इस्तेमाल कर रहा है, वो विमान के डेवलपमेंट में टर्की शामिल था और उसको उन्होंने मना कर दिया। अब टर्की को इंटरेस्ट है कि उनको F-35 प्लेन लाना है। टर्की अपना खुद का कानन एयरक्राफ्ट जो 5th जनरेशन है वो भी डेवलप कर रहा है। उसके लिए उसको इंजन चाहिए। देखो, भारत भी अपने लड़ाकू विमान के लिए कहाँ से लाते हैं इंजन? जनरल इलेक्ट्रिक से। तो अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी है इंजन की और लड़ाकू विमान की, वो टर्की को चाहिए। तो हाँ, दोनों देशों को हो जाता है। अमेरिका को चाहिए कि टर्की का ज़्यादा सपोर्ट होए और टर्की को चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी है अपना फाइटर प्लेन डेवलप करने की और जो 35 विमान है उसके लिए, तो उसको पसंद आ जाता है। तो ये जो कटसा के प्रतिबंध थे वो टर्की से उठा लिए हैं। उनको इंजन मिलेंगे जनरल इलेक्ट्रिक से और उनको 35 लड़ाकू विमान भी मिलेंगे। लेकिन ये सिर्फ अगर कोई ये सोच रहा है कि निपुण आलम बयान जी कि ये सिर्फ ईरान के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है मुस्लिम कंट्रीज को, तो ये बात तो वो भी है कि इजराइल के साथ में खड़ा किया जा रहा है। अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए पहले ही वो लगातार कंट्रियों से कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। एक तो क्या ना, देखिए मीनाक्षी, आप इसको देखिएगा कि जो इजराइल को लेकर अमेरिका ने पहले कहा, आपको याद होगा जब सीज फायर को लेकर कि जितने भी मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो अब्राहम अकॉर्ड में जब तक नहीं आए हैं वो आ जाए। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि जब आपका स्टार्टिंग में सीज फायर था तभी अमेरिका ने इस बात को तब भी घोषणा की थी। और पहले आप देखें यूएई है, कई कंट्रीज हैं, वो ऑलरेडी अब्राहम अकॉर्ड इजराइल के साथ कर भी चुके हैं। अब सऊदी जैसे देशों की करने की बात है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि इस वॉर के अंदर जिस प्रकार से नाटो कंट्रीज ने मना किया कि हम अमेरिका के साथ नहीं खड़े हैं, तो ऐसे में टर्की में इस ऑर्गेनाइजेशन का होना, नाटो की समिट का होना, ये दिखाता है कि अमेरिका ये शो करना चाहता है कि टर्की जैसा देश जो यहाँ पर एक बड़ा प्रभाव रखता है इस पूरे वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट के अंदर, उसके साथ हम खड़े हुए काम कर रहे हैं। और नाटो अभी क्या है, अप्रोक्सीमेट नहीं बल्कि रिविडेंसी अपनी रखता है। तो ये तो हम नाटो को देखें, टर्की भी देखें लगातार जिस प्रकार से अपनी एक बड़ी भूमिका को निभाने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहा है कि वो एक बड़ी भूमिका अपनी चाहता है। और हम ये भी जानते हैं कि टर्की हो, ईरान के साथ उसने फ्रेंच के संबंध बनाने का लगातार प्रयास किया, चाहे पाकिस्तान हो, तो इन सब कंट्री के साथ टर्की में लेके चलने का प्रयास किया। तो मुझे एक तो लगता है कि टर्की को एक बड़ी भूमिका में अमेरिका लाने का प्रयास कर रहा है ताकि टर्की के सपोर्ट से कहीं ना कहीं ईरान पर प्रेशर भी क्रिएट किया जाए। और नाटो को भी मैसेज देने का प्रयास कि अमेरिका के बगैर नाटो नहीं है। अगर आप नाटो का विकल्प बनाने का प्रयास करते हैं तो ये एक कहीं ना कहीं आपके लिए इश्यू क्रिएट कर सकता है, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये प्रयास कहीं ना कहीं अमेरिका का टर्की के माध्यम से भी है। और रही बात अब्राहम अकॉर्ड की, देखिए ईरान अगर इजराइल को मान्यता नहीं देता, बाकी सारे कंट्री, इस्लामिक कंट्रीज जो है वो ईरान को मान्यता देते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ईरान पर एक दबाव बनेगा, पूरी दुनिया का दबाव बनेगा कि सारे इस्लामिक कंट्रीज मान्यता दे दिए, केवल आपको ही दिक्कत है, लेकिन आपका ही जो नजरिया है वो शांति नेता का नहीं है। और लेकिन ये तो मैं जानता हूँ कि आप भी जानते हैं कि ईरान के ऊपर टारगेट अमेरिका कब से नहीं, भाई जब से 79 से ही हम देखेंगे वहां पर रेजिम बदला तब से टारगेट पे रहा। इसी बात का जिक्र तो इमरान खोखर जी भी कर रहे थे, लेकिन इमरान खोखर जी जब ये अंतिम क्रिया वहां पर चल रही है, जनाजे निकल रहे हैं, तब जाकर के ये सुनने को आता है कि सारा एमओयू खत्म हो गया है, रद्दी की टोकरी में उसे फेंक दिया गया है। ईरान गमगीन है, लेकिन इस गमगीन के माहौल में क्या वो तैयार है? देखिए मीनाक्षी जी, अभी तक जितने भी सीज फायर हुए हैं, जब से वॉर शुरू हुआ है, हमेशा सीज फायर की जो घोषणा हुई है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हुई है। अभी जो सीज फायर को लगभग उन्होंने कोलैप्स माना है और एमओयू को भी कोलैप्स माना है,
ये घोषणा भी उन्होंने की है। भाई मैं आप ईरान को आप एक तो आप एमओयू में साइन करके दे रहे हैं, क्या आप इतने समझदार नहीं थे कि आप 4 नंबर और 5 नंबर पॉइंट नहीं पढ़ रहे थे जिसमें आप खुद कह रहे हैं कि ईरान अरेंजमेंट करेगा कमर्शियल वेसल्स का, और आज ईरान उनको कह रहा है कि आप यहाँ से जाइए, और वो अगर बात नहीं मानेंगे तो ईरान अपनी कार्रवाई करेगा। इसके अगेंस्ट में आपने क्या किया कि जब दुनिया का सबसे बड़ा एक फ्यूनल पोसेशन हिस्ट्री का, आज तक एवर कभी ऐसा नहीं हुआ, इतना बड़ा फ्यूनल पोसेशन है, उसके बाद जो दुनिया के बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव है, डेलीगेशंस आए हुए हैं, दुनिया भर के लोग आए हुए हैं, आपने वहां पर बम्बार्डमेंट शुरू कर दी। और आपको क्या लगा, आपने 80 बम्बार्डमेंट 80 जगहों पर ठिकानों पर बम्बार्डमेंट की, ईरान ने आपके 85 बेसेस की पे और अलग अलग जगहों पर बम्बार्डमेंट शुरू कर दी। नहीं, आप ये ना समझे ये क्यूबा, ये वेनेजुएला, ये ईरान, इराक, ये अफगानिस्तान, लीबिया नहीं है सर। बार बार हम समझा रहे हैं, पिछले 2-3 महीने से समझा रहे हैं कि आपकी बात दादागिरी से मान जाएगा, वो ईरान नहीं है। आप अगर एक बॉम्ब गिराएंगे रिटेलिएट होगा। शहीद का, शहादत का फलसफा जिसके बचपन से पढ़ाया जाता है, वहां पर आपसे डरा नहीं जाएगा। और दुनिया के अंदर जो डोमिनेंस आपकी थी वो खत्म हो चुकी है। अब ये तो आपने लालच दे दिया। वो कहते ना कि सर वो बचपन में हम लोग किराए के गुंडे आपने रख रखे थे, या तो कि इनको लालच दे दो F-35 का, इनको लालच दे दो इनके ऊपर सैंक्शन हटाने का, तो ये हमारे साथ आ जाएंगे। वहां की आवाम भी तो है, आए सीरिया के अलशरा पहले कह चुके, हम किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएंगे। ये भी अमेरिका को एक तरीके से बेवकूफ बनाने की ट्रिक है। क्या सीरिया की पब्लिक सीरिया के साथ होगी अगर वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे? क्या तुर्की की पब्लिक तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ होगी अगर वो लोग ईरान के ऊपर हमला करेंगे? आज पूरी दुनिया की इस्लामिक तो छोड़िए, दुनिया की दूसरी भी लोगों का सेंटिमेंट से वो ईरान के साथ में है, आज भी, टिल डेट, और आगे भी रहेगा। तो जरा इन राष्ट्रपतियों ने, अगर इनकी सरकारों ने ऐसी हरकत की है, तो आप देख लीजिएगा पब्लिक का रिटेलिएशन आएगा। और ये कुल मिलाकर ये अपनी अपनी सुविधाओं की राजनीति चल रही है। नवंबर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को जब वहां पर फेस करने अपने मिड टाइम इलेक्शन जाएंगे, तो लोग उनके सामने जो सरेंडर सर्टिफिकेट, जो 14 पॉइंट्स प्रोग्राम आपने वहां पर साइन करके आए हैं, लोग खड़े होंगे लेकर कि इसमें आपने अमेरिका के हित बताइए। जनाजे की कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। यूएस के इन्फ्लुएंसर ईरान में पहुंच करके अमेरिका डाउन के नारे लगा रहे हैं। कर्नल मलिक, अब आगे क्या होने वाला है? क्या ये युद्ध पहले से भी ज्यादा भयावह होने वाला है? अक्षय जी, अटैक काउंटर अटैक जारी रहेंगे, लेकिन ये लगातार नहीं चलेगा। इंटेंसिटी इनकी जो हमने देखी है ये पहले से ज्यादा है, और मुझे ये लगता है कि चूंकि बातों में ग्राउंड कॉमन है ही नहीं, और ये बात आगे बढ़नी नहीं थी। हम तो डे वन से कहते हैं कि जिस तरह से साइन हुआ है इस पर शक कीजिए कि अमेरिका ने कैसे इस पर साइन कर दिया है। कारण ये होता है कि ऐसे शर्तें जब वन साइडेड दिखने लगे, समझ लीजिए वो किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। दे आर नॉट जैसे वो दिख रही हैं, सामने दिख रही हैं। नहीं था कर्नल मलिक, कहीं ऐसा तो नहीं था कि बेसिकली लोकेशन सबकी ट्रैक करनी थी, जनाजे के बहाने ही वही हो सकता था, और यही किया अमेरिका ने? मीनाक्षी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, जब भी दो सीज फायर होता है, सीज फायर में दोनों साइड अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने रीऑर्गेनाइजेशन, रीवेपनाइजेशन, रीलोकेशन सब कुछ करते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग सब कुछ करते हैं, और जहां उन्हें एक वर्दी टारगेट लगता है वहां हिट करने की उनकी पूरी कोशिश रहती है। ये जब से अप्रैल से सीज फायर हुआ है तब से दोनों तरफ से तैयारी चल रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, ये जो मैं भरत साहब कह रहे थे ना, मैं उस बात पर थोड़ा सा टच करना चाहूंगा। देखिए, अमेरिका की रिलायबिलिटी इस पे बहुत बड़ा शक है। आज उन्होंने तुर्की को बोला है कि हम उनको जी इंजन देंगे। हमको भी जी 404 बोला था, जो हमने तेजस मार्क 1 में लगाए। मार्क 2 में 414 लगाना था, लेकिन क्या किया, अब उनको हमको जी इलेक्ट्रिक को निर्देश है कि हमको 3 गुना रेट कोट किया गया है, जो कि हमारे एमका में भी लगना था। तो कहने का मतलब है कि अमेरिका की पलटी कब हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रिलायबिलिटी फैक्टर एक ऐसी चीज है जो आपके कंट्री के जो हेड ऑफ द स्टेट है उनसे तय होता है। और जब द हेड ऑफ द स्टेट सुबह कुछ शाम को कुछ ऐसे पलटने लगे, तो यही अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आगे जो आपके साथ डील हुई हैं या एग्रीमेंट्स हुए हैं उन पर कितना अमल किया जाएगा। और यही देखते हुए मैं देख रहा हूं कि जो ये अभी जो हॉर्मुज के अंदर चल रहा है, हॉर्मुज पे आके पेच फंस रहा है, यही फंसा रहेगा, क्योंकि एक तरफ ईरान इसको अपने हाथ से नहीं जलताने देता बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन जो हमने डिस्कस किए हैं, और अमेरिका अगर ईरान के पक्ष में इकोनॉमी जाती है तो ये सारा इकोनॉमी का नुकसान अमेरिका को होना शुरू हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि इनके बीच में बैलेंस कैसे वर्कआउट होता है। अदरवाइज अमेरिका का फायदा ईरान का लॉस, और ईरान का फायदा अमेरिका का लॉस। अब ये देख रहे थे दोनों तरफ की जो शक्तियां हैं वो अपने आप में कैसे एंगेज करती है या डिसएंगेज करती है, या किस टर्म्स पे आके
शांत होती है। बिल्कुल, अमेरिका जी, तो अब मीनाक्षी। ये कह भी रहा है कि वो पूरी तरीके से एक लंबे युद्ध के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका पर लगातार यही सवाल खड़े होते हैं कि वो लंबे युद्ध में हार जाता है। लेकिन अमेरिका की तरफ से आया ये बयान भी बेहद महत्वपूर्ण है कि क्या ये युद्ध रशिया यूक्रेन से भी ज्यादा सालों तक चलने वाला है, लंबे वक्त का यहाँ पर क्या मतलब निकाला जाए। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।